हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक बार पुनः आप सभी का ब्रह्मास्त्र सीरीज में। वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले भी पार्ट 1, 2 और 3 अपडेट किए जा चुके हैं। केवीएस, सीटेट, यूपी टेट, एनबीएस, डीट्रिपलएसबी और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए इक्वली हेल्पफुल है ये वीडियो। टॉप 25 क्वेश्चन है सीडीपी के जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी अपन डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में ये पहला क्वेश्चन है, कौन सा गार्डनर की 7 बुद्धिमत्ताओं की सूची में नहीं है। बताना है गार्डनर महोदय की 7 बुद्धिमत्ताओं की सूची में नहीं है। ऑप्शन है स्थानिक, प्रकृतिवादी, भौतिक और अंतर्वैयक्तिक। अब गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धिमत्ताओं की बात की है कि किसी व्यक्ति में 7 प्रकार की अलग अलग बुद्धिमत्ताएं हो सकती है और ये अर्ध स्वायत्त तंत्र के रूप में काम करती हैं कि अगर एक प्रभावित हो गई तो दूसरी काम कर सकती है। जरूरी नहीं है कि एक के प्रभावित होने पर भी सभी ही प्रभावित हो जाए। तो एक चीज ये रही। अब उन 7 की बात की है गार्डनर महोदय ने, तो बात कर लेते हैं कौन सी। सबसे पहला है भाषाई मतलब लिंग्विस्टिक, फिर दूसरा है तार्किक गणितीय मतलब लॉजिकल मैथमेटिकल, फिर है स्थानिक मतलब स्पेशियल, फिर है शारीरिक गतिक मतलब जिसे हम बोल देते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक। इसके बाद है सांगीतिक मतलब जिसे म्यूजिकल भी बोल सकते हैं। इसके बाद है अंतरावैयक्तिक मतलब इंट्रापर्सनल और अंतर्वैयक्तिक मतलब इंटरपर्सनल। ये इंट्रापर्सनल क्या होता है? इंट्रापर्सनल जो होता है, अंतरावैयक्तिक खुद के बारे में मतलब समझ होती है और अंतर्वैयक्तिक मतलब सामने वाले यानी किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे मैं हो गया और सामने वाला मेरे सामने कौन है, मैं किससे बात कर रहा हूं, वो उसके बारे में समझ। तो ये चीजें हुई, ये 7 बुद्धिमत्ताएं हो गई। अब देखिए अगर वास्तव में देखा जाए तो 7 बुद्धिमत्ताओं की सूची में जो ये ऑप्शन दिया है, क्योंकि यहाँ पे प्रकृतिवादी भी हो सकता है और भौतिक भी हो सकता है, बट इसमें कहा गया है कि 1998 मतलब सन 1998 में इसमें ये प्रकृतिवादी जो प्रकार है ना वो 8वां प्रकार जोड़ा गया था और सन 2000 में एक और प्रकार जोड़ा गया जिसे हम बोल देते हैं अस्तित्ववादी। तो ये चीजें याद रखनी है। फिलहाल यहाँ पे जो गार्डनर की 7 बुद्धिमत्ताओं की बात की गई उसमें से ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मतलब भौतिक की तो बात हुई ही नहीं कहीं पे। प्रकृतिवादी की बात हुई है, 8वें प्रकार में बात हुई है, सन 1998 में जोड़ा गया था। बट अगर यहाँ पे अगर मूल 7 की बात करें तो उसमें प्रकृतिवादी भी शामिल नहीं होगी। ये फैक्ट है, चीजें समझ के रखिए। बट ऑप्शन के हिसाब से भौतिक की बात नहीं हुई तो हम भौतिक में ही टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा थर्स्टन का पीएमए नहीं है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ठीक है। अब 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के समूह की बात की थी किसने? थर्स्टन महोदय ने। अब इसका प्रतिपादन इन्होंने किया था 1938 में मतलब 1938 में। तो ये सन याद रखिएगा। पीएमए की बात कब की गई? अब इसके ऑप्शन है, पूछा है नहीं है, संख्या, भावना, स्मरण शक्ति और तार्किकता। तो हम पूरा इनका सिद्धांत ही समझ लेते हैं किन 7 की बात इन्होंने की। देखिए 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की बात की इन्होंने, इसमें भी नंबर ऑफ पीएमए याद रखिएगा 7 की बात की है। सबसे पहला है शाब्दिक अर्थ क्षमता मतलब जिसे हम वर्बल बोल सकते हैं। फिर है शब्द प्रवाह क्षमता मतलब हम वर्ड फ्लुएंसी बोल सकते हैं। तीसरा है आंकिक क्षमता जिसे हम न्यूमेरिकल बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी। फिर है तर्क क्षमता मतलब रीजनिंग बोल सकते हैं अपन, रीजनिंग एबिलिटी। फिर है स्मृति शक्ति जिसे हम मेमोरी एबिलिटी बोल सकते हैं। और फिर है प्रत्यक्षणात्मक गतिक क्षमता मतलब परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। तो इस तरह से 7 की बात की इन्होंने। अच्छा, दैसिक क्षमता मैं भूल गया, दैसिक मतलब स्पेशियल जिसे बोल देते हैं, ये भी एक पीएमए में बात की गई है। बट यहाँ पे भावना मतलब इमोशंस की बात नहीं की गई है, इसीलिए ऑप्शन हमारा सही होगा और थर्स्टन के पीएमए से बाहर है। बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चा घरेलू कार्य के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। बच्चा कहता है कि अगर मैं कोई काम करता हूं तो उसके बदले मुझे कुछ इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, है ना। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों में से कौन सा इससे संबंधित है? अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3, अवस्था 4। अब देखिए बात करते हैं अगर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में, तो कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और इनका जो सिद्धांत था नैतिक विकास का सिद्धांत, वो नैतिक निर्णय पर केंद्रित था। इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मोटा मोटा ये जान लीजिए कि इन्होंने 3 लेवल दिए अपने सिद्धांत में और 6 स्टेज दी। मतलब 3 लेवल, प्रत्येक लेवल में 2 स्टेज, मतलब टोटल 6 स्टेज की बात की।
अब पहला जो चरण है या स्टेज सॉरी लेवल जो अपन बोलते हैं, लेवल 1 क्या कहता है, लेवल 1 का नाम है पूर्व परंपरागत, लेवल 2 का नाम है परंपरागत जिसे हम कन्वेंशनल भी बोल देते हैं, और लेवल 3 का नाम है पश्च परंपरागत, पश्च परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशनल बोल देते हैं। अब चीजें समझ के रखिएगा, बाय ऑडियो में सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अब जो पूर्व परंपरागत मतलब जो पहला लेवल है उसमें दो चीजें आती हैं, दो स्टेज। पहला कौन सा है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, मतलब दंड और आज्ञाकारिता। मतलब अगर बच्चे किसी दंड के कारण आज्ञा का पालन करते हैं तो वो किस में आ जाएगा, दंड एवं आज्ञाकारिता में। दूसरा है पहले लेवल में ही दूसरा स्टेज क्या है, साधनात्मक सापेक्षतावादी, और इसी से ये संबंधित है जो आपका ये दिया गया है एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें क्या होता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाला सिद्धांत लगता है, अगर मैं कुछ करता हूं तो उसके बदले भी मुझे कुछ मिलना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा घरेलू कार्य के बदले प्रोत्साहन की मांग करता है तो वो अवस्था 2 से संबंधित होगा। अब देखिए आपको हिंदी में चरण भी यहाँ पे लिखे मिल सकते हैं, बट इंग्लिश में आपको स्टेज लिखा मिलेगा। ठीक है, अब चरण के चक्कर में देखिए चूंकि पहले चरण में 2 अवस्थाएं हैं, ये दोनों अवस्थाएं शामिल होंगी पहले चरण में, लेकिन अगर वहां पे लेवल लिखा होगा तो आपको लेवल 1 देखना पड़ेगा इंग्लिश में, और अगर स्टेज लिखा है तो स्टेज 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो ये चीज खत्म होती है, डिटेल डिस्कशन करेंगे कोहल वर्ग के बारे में लेकिन अगली वीडियो में, ठीक है, जो क्रांति सीरीज चल रही है। ठीक है, अब अगला पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बच्चा आंट को टीएनए और स्टारेड को स्टार्टेड मतलब पढ़ता है या फिर इनमें अंतर नहीं कर पाता, तो स्थिति कौन सी हो सकती है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है जितने भी मैं वीडियो बनाया हूं उसमें एक दो क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया इत्यादि से फांसी जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ANT को TNA पढ़ रहा है और स्टारेड और स्टार्टेड में अंतर नहीं कर पा रहा है तो स्थिति क्या हो सकती है, स्थिति सीधी सी बात है, टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन की दिक्कत हो रही है, मतलब समझ नहीं पा रहा है, और जब बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो पठन अक्षमता है, और जिसे हम बोल देते हैं डिसलेक्सिया। बात करें अगर यहाँ पे डिस्कैलकुलिया की, तो डिस्कैलकुलिया गणित यानी मैथ्स से संबंधित होता है, आपके मैथ से संबंधित कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। डिसग्राफिया में बात करें अगर, कैलीग्राफी मतलब राइटिंग से संबंधित दिक्कत होती है, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कौन सा एक अच्छे व्याख्यान मतलब एक गुड लेक्चर की जो विशेषता है वो नहीं है। हमसे पूछा है नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ही सबसे पहले ध्यान पूर्वक पढ़ना है, बाद में हमको ये बताना है कि क्या पूछा गया है या क्या नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन जब तक पढ़ेंगे नहीं समझ आएगा नहीं। इसमें पूछा गया अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है, चित्रों और उदाहरणों का प्रयोग। तो अगर कोई चित्र और एग्जाम्पल का प्रयोग करता है तो अच्छा व्याख्यान होगा। मौजूदा ज्ञान पर आगे बढ़ना, सही चीज है। एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं, हाँ ये ऑप्शन हमारा मतलब यही वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होना है। ठीक है, ये ऑप्शन। अच्छे व्याख्यान की विशेषता ये नहीं है कि एक व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं, क्योंकि एक व्याख्यान में एक तो ऑलरेडी आप लेक्चर के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, और एक से ज्यादा अगर परिकल्पनाएं मतलब हाइपोथेसिस लगाएंगे वहां पे, तो दिक्कत क्या हो जाएगी कि बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है, और हम दे रहे हैं कौन सा एग्जाम, प्राइमरी लेवल का, तो हमको उस हिसाब से देखना है, न कि अपनी साइकोलॉजी लगानी है वहां पे। ठीक है, और व्याख्यान अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, तो ये भी विशेषता है, और यहाँ पे हमें बताना था विशेषता नहीं है। तो इसमें क्या है, एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मौजूदा ज्ञान पर आगे बढ़ना, ये समझ लीजिए थोड़ी सी, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। मौजूदा ज्ञान मतलब कह सकते हैं अपन प्रीवियस नॉलेज, और जब तक प्रीवियस नॉलेज को आप पकड़ के नहीं चलेंगे तो आगे आप लेक्चर के माध्यम से पढ़ा नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे अगर व्याख्यान की बात आई है तो मौजूदा ज्ञान पर ही व्याख्यान आगे बढ़ता है हमेशा, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज को जोड़ करके ही आप आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने लिखा वह एकमात्र सीख जो पर्याप्त रूप से व्यवहार और शिक्षा को प्रभावित करती है स्वयं खोजी हुई होती है। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा कथन स्टेटमेंट दिया है और पूछा ये से किसने कहा है, तो आप कितना भी गुणा भाग कर ले इसमें लगा तो पाएंगे नहीं। कार्ल रोजर्स इसका सही आंसर है। कार्ल रोजर्स ने कहा वह एकमात्र सीख जो पर्याप्त रूप से व्यवहार और शिक्षा को प्रभावित करती है वह स्वयं खोजी हुई होती है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे समझने वाली चीजें हैं मैं आपको बताता चलूंगा। जहाँ पे क्वेश्चन नॉर्मल है वहां पे आपको भी डील करना है क्वेश्चन। कौन सा, एक मचान। मचान का मतलब होता है स्कैफोल्डिंग, जो हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी में पढ़ा था। स्कैफोल्डिंग का उदाहरण नहीं है। अब स्कैफोल्डिंग की बात की जाए कि क्या होता है कि मदद करना, एक मदद दी जाती है, स्कैफोल्ड किया जाता है बच्चे को, जहां पे वो खुद की क्षमता से काम नहीं कर सकता बट दूसरों की मदद से कर सकता है। मतलब अपने से तो वो नहीं कर सकता बट अगर कोई मदद दे दे तो वहां तक पहुंच सकता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। तो एक ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थी स्वयं ना कर सके परंतु किसी की मदद से कर सके, ये कहलाएगा स्कैफोल्डिंग।
तो हमें बताना है कि उदाहरण नहीं है। मानकीकृत आईक्यू परीक्षणों को प्रशासित करना, हाँ स्टैंडर्ड जो आईक्यू परीक्षण है उनको प्रशासित करना, ये इसका फोल्डिंग का एग्जाम्पल नहीं होगा क्योंकि ये टर्म टेस्ट के रूप में हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। उपरोक्त विद्यार्थियों को नोट्स बनाने का तरीका बताना, तो तरीका आप बता रहे हैं मतलब आप मदद तो दे रहे हैं ना कहीं ना कहीं, तो वो इसका मचान का उदाहरण होगा। हाँ, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो सेकंड सही है, यहाँ पे मचान का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाने की कौन सी विधि सर्वाधिक कम प्रभावी होगी। अब देखिए होता क्या है, आधे लोग तो यहाँ तक तो पढ़ते हैं, इस शब्द को छोड़ देते हैं और बता देते हैं सर्वाधिक प्रभावी होगी, ठीक है, और इसी तरह में इनका क्वेश्चन हो जाता है, आंसर हो जाता है खत्म। तो देखना है हमें सर्वाधिक कम प्रभावी विधि मतलब लेस इफेक्टिव मेथड जो है वो कौन सी होगी। एक बड़े अध्यापन कक्ष को व्याख्यान देना, एक छोटे समूह को वैज्ञानिक नियमों को प्रदर्शन देना, विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रयोगशाली कार्य, और इसके बाद है विज्ञान परियोजनाएं। तो हम अगर वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाना चाह रहे हैं तो बड़े अध्यापन कक्ष को व्याख्यान लेक्चर के माध्यम से हम किसी भी वैज्ञानिक अवधारणा को, ठीक है, पढ़ा नहीं सकते, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद इसमें कहा गया है निचली कक्षाओं में सीखने को मतलब लर्निंग को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका, बेस्ट मेथड क्या है। सीखने के प्रत्येक चरण में प्रोत्साहन देना, गणित में अभ्यास, उपरत मतलब विलक्षण जिसे हम कह सकते हैं गिफ्टेड पाए गए विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, सामग्री को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ना। यहाँ पे बात की गई है लर्निंग को बढ़ावा देने का, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 4th नंबर होगा। अगर आप सामग्री को, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ते हैं, विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ते हैं, तो वो क्या होगा, लर्निंग को बढ़ावा देगा। बाकी सारी चीजें गलत हैं, इन पे डिस्कस थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। सीखने के प्रत्येक चरण में हर काम के बाद अगर आपको वेरी गुड, शाबाश, वेल डन कहा जाए तो एक टाइम के बाद आप क्या हो जाएगा, ये सब चीजें आपके लिए आम हो जाएंगी, और आम हो जाएंगी तो आपकी लर्निंग जो है वो डिक्रीज होने लगेगी इंक्रीज होने की बजाय। गणित में अभ्यास तो सिर्फ यहाँ पे जो लर्निंग है गणित के माध्यम से नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे मतलब एक यूनिवर्सल वर्ड लिया गया है सीखना मतलब लर्निंग, तो गणित तो हम ले नहीं सकते। अच्छा, प्रशंसा करना ये इसी में शामिल हो जाता है, प्रोत्साहन देना है, प्रशंसा करना, तो इस तरह से ये चीजें भी डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। बस आपका चौथा ऑप्शन बचता है कि अगर आप विद्यार्थी के दैनिक जीवन से सभी सामग्री जोड़ते हैं तो लर्निंग को बढ़ावा देगा। फिलहाल यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सेफेलोकॉर्डल विकास का अर्थ है। सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है सिर से पैर की ओर। अब देखिए कोई बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, ये इसका पैर कह सकते हैं, ये इसका हाथ कह सकते हैं। सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है सिर से पैर की ओर, मतलब हम कह सकते हैं कि शीर्ष से तल की ओर, तो ये ऑप्शन सही है। अब एक चीज और यहाँ पे आ जाती है कि एक प्रॉक्सिमोडिस्टल भी लिखा होता है, आपको प्रॉक्सिमोडिस्टल भी मिल जाएगा। अब सेफेलोकॉर्डल तो समझ गए शीर्ष से तल या सिर से पैर की ओर। इसके बाद प्रॉक्सिमोडिस्टल की अगर हम बात करें तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि केंद्र से परिधि की ओर बढ़ा जाता है, मतलब जैसे कोई बच्चा है तो ये यहाँ पे केंद्र से उसके बाहर की ओर जाएगा, ठीक है, केंद्र से परिधि की ओर जो विकास होता है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। और सेफेलोकॉर्डल का मतलब सा से सेफेलो पकड़ के रखिए और सा से आप पकड़ के रखिए सिर, तो सेफेलो सिर, इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सीखने का मतलब लर्निंग का कौन सा जो सिद्धांत है वो पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है। अब बात स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है तो वो व्यवहारवादी ही सिद्धांत होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब व्यवहारवाद के जनक किसे माना जाता है, जेबी वॉटसन, मतलब जॉन ब्राडस वॉटसन की, ठीक है, ये व्यवहारवाद के जनक है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। आगे बढ़ते हैं, वंशानुगतता का एक विशेष व्यवहार पर प्रभाव दिखता है जब, अब आपके ऑप्शन है भ्रातृ जुड़वा, मतलब फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस के अपेक्षा अधिक समान व्यवहार दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन पर एनालिसिस करते चलते हैं अपन, चलिए ठीक है। भ्रातृ जुड़वा मतलब फ्रेटर्नल ट्विंस की बात की है। अब फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, मतलब दो अंडों से जन्म लेने वाले, मतलब दो अंडे मतलब अलग अलग होंगे, जैसे एक मेल हो सकता है एक फीमेल भी हो सकता है, या दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया है जो पार्ट 1 है आपका, ठीक है, उसमें मैंने सारी चीजें डिस्कस की है, क्रांति सीरीज का पहला वीडियो ही है, तो आप देख सकते हैं वहां से। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, अगर समय रहा तो मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वंशानुगतता देखिए, भ्रातृ जुड़वा यानी फ्रेटर्नल ट्विंस अगर आइडेंटिकल ट्विंस की अपेक्षा अधिक समान, ये अधिक समान व्यवहार दर्शाते हैं, एक जैसे व्यवहार, तो इनमें ये वंशानुगतता का नहीं होगा प्रभाव,
बल्कि ये किसका प्रभाव होगा, ये वातावरण का प्रभाव होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। अब बात करें अगर आइडेंटिकल ट्विंस फ्रेटर्नल ट्विंस की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार दर्शाते हैं, तो चूंकि अब देखिए जो आइडेंटिकल ट्विंस की हमने बात की थी, मान लीजिए सिंगल सेल फर्टिलाइज है, ये बच्चे का जाइगोट का निर्माण हुआ और ये एक्स वाई है। एक्स वाई मतलब यहाँ पे जो बच्चा उत्पन्न होगा वो क्या होगा, लड़का होगा। अब ये किसी कारणवश ये कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है, तो अब देखिए चुप ये एक्स वाई और एक्स वाई दो में बढ़ जाएगी, मतलब ये भी जो जुड़वा बच्चे उत्पन्न होंगे ये भी लड़का होगा और ये भी लड़का होगा। ठीक है, तो ये कहलाएंगे आपके हमशक्ल जुड़वा या आइडेंटिकल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस फ्रेटर्नल ट्विंस की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार दर्शाते हैं, तो यही होगा वंशानुगतता पर एक विशेष प्रभाव दिखाई देगा। ये वंशानुगतता का एक विशेष व्यवहार पर, मतलब जो भी व्यवहार करेंगे वो समान ही होगा। अब समान होगा इसलिए ये वंशानुगतता इससे जोड़ी जा सकती है। ठीक है, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, इनमें बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपको समझ आ गया होगा आई होप कि जो वंशानुगतता है जो जेनेटिक तौर पे हमें प्राप्त हुआ है उससे हम एक समान व्यवहार कर रहे हैं, और जब दोनों हमशक्ल जुड़वा बच्चे एक समान व्यवहार करते हैं तो पता चलता है क्योंकि ये वंशानुगतता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन डैश डैश के आधार पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है, मतलब किस आधार पर उचित है। बालक जानते हैं कि उनके लिए क्या उत्तम है। बालकों को अपनी शिक्षा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। बालकों में व्यक्तिक अंतर है, ये सभी बालक बराबर हैं। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है वो हमेशा ये कहती है कि बालकों में व्यक्तिक अंतर है। ईच स्टूडेंट या ईच चाइल्ड हैव इंडिविजुअल डिफरेंस, ये चीज आपको याद रखनी है। तो मतलब बालकों में व्यक्तिक अंतर है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसी से जुड़ा हुआ अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को डैश डैश के आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है। मतलब हम अपने विद्यालय में बच्चों को अलग अलग काम देते हैं, वो किस लिए देते हैं कि विद्यार्थियों को विभिन्नता पसंद है, या विद्यार्थी एक दूसरे की नकल न कर पाए, या फिर विद्यार्थियों के व्यक्तिक अंतर है, या इसे किसी प्रकार न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इसे किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, इसे तो हम ध्यान देंगे ही नहीं। अब बात आती है विभिन्नता पसंद है, तो ये ठीक है, अच्छी चीज है, बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने तीनों ऑप्शन पढ़ लिए। यह कार्य की नकल को रोकता है तो ये हटा दीजिए। व्यक्तिगत अंतर है, इसी आधार पर हम क्या करते हैं, अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपते हैं, और इसका जो सही आंसर है वो 3rd ही है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता मतलब जो मॉरल रीजनिंग है डैश डैश पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, संदर्भ पर, बाह्य उद्दीपक पर, प्रशिक्षण पर, या विकास के चरण पर। इसका जो आंसर है विकास के चरण। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में जो 3 चरण दिए और 6 स्टेजेस दी, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो स्टेजेस यानी अवस्थाओं का जो क्रम है, जैसे पहले लेवल की दोनों अवस्थाएं अपने जगह पे हैं, स्थिर हैं, किसी भी कोई भी व्यक्ति गुजरेगा तो पहले पहली अवस्था से ही गुजरेगा, इसके बाद दूसरी अवस्था से। ऐसा नहीं है कि पहले इस अवस्था से निकल जाए फिर वो यहाँ पे पहुंचे, या कि पहले डायरेक्ट वो 6वीं अवस्था में पहुंच जाए फिर 5वीं में पहुंचे 4वीं में पहुंचे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो हमने बात की थी ना एक यूनिफॉर्म पैटर्न की डेवलपमेंट में, अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो उसी तरह से ये अवस्था 1 से गुजरेगा, फिर 2 से गुजरेगा, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। या अगर चरण की बात करें तो पहले चरण से गुजरेगा, फिर दूसरे चरण से, फिर तीसरे चरण से। तो विकास के जो चरण है ये नैतिक तार्किकता उसी पर निर्भर करती है। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें ये चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी, फिलहाल इतना जानना काफी है। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस भी बोलते हैं, और डैश डैश चरण के अंत में विकसित होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह संवेदी पेशी। संवेदी पेशी को हम सेंसरी मोटर भी बोल देते हैं, ज्ञानेंद्रीय अवस्था भी बोल देते हैं, या इंद्रिय गामिक जनित अवस्था भी बोल देते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है वस्तु स्थायित्व विकसित होता है 18 से 24 माह, मैं बात कर रहा हूँ मंथ की, तो 18 से 24 माह के बीच ये पूरी तरह से विकसित हो ही जाता है। ठीक है, स्टार्ट तो ये 12 महीने यानी 1 साल के अंत तक स्टार्ट होने लगता है वस्तु स्थायित्व, बट 1.5 से 2 साल के लास्ट तक मतलब पूरी तरह से विकसित हो जाता है। आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं जहां अधिकांश विद्यार्थी गणित में कमजोर हैं, फिर भी 3 विद्यार्थी उपरहत। अब ये शब्द देखिएगा बड़ा कॉमन सा वर्ड बन गया है अब तो इस सीरीज में। उपरहत का मतलब होता है विलक्षण, मतलब गिफ्टेड। ठीक है, तो 3 विद्यार्थी उपरहत दिखते हैं, आपके शिक्षण का तरीका क्या होगा। तो देखिए
अगर एक कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं, वहां पे सभी विद्यार्थी गणित में कमजोर हैं और 3 विद्यार्थी गिफ्टेड हैं, मतलब बहुत अच्छे इंटेलिजेंट कह सकते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, सभी विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की मानक गति को अपनाएं। मानक यानी स्टैंडर्ड जो गति उसे हम नहीं अपना सकते, बार बार परीक्षा भी नहीं ले सकते। तीसरा ऑप्शन है गति कम रखें लेकिन बुद्धिमान विद्यार्थियों को अतिरिक्त मार्गदर्शन दें, और ये ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है, इसे देखते हैं लेकिन आगे भी पढ़ लें। विद्यालय प्रशासन को बुद्धिमान विद्यार्थियों को एक अलग सेक्शन में स्थानांतरित करने को कहें, तो ठीक है, ये ऑप्शन गलत है चौथा। फिलहाल हमारा तीसरा ऑप्शन ही सही है कि गति हम कम रखेंगे और बच्चे जो गिफ्टेड हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा गाइडेंस देंगे। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में 3 विद्यार्थी सदैव पीछे बैठते हैं और लगातार बात करके पूरी कक्षा का ध्यान भंग करते हैं। इन विद्यार्थियों के लिए आप क्या अपनाएंगे? उन्हें आगे बैठने को कहेंगे, कक्षा आरंभ होने से पहले उन्हें बाहर जाने को कहेंगे, प्रधानाध्यापक से उन्हें विद्यालय से निकालने के लिए कहेंगे, या उन्हें नजरअंदाज करेंगे? तो ना तो नजरअंदाज करेंगे, न प्रधानाध्यापक को शिकायत करेंगे, न उन्हें बाहर निकालेंगे। हम उन्हें आगे बैठाकर उन पर नजर रखेंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी डैश डैश में तबुला रस के रूप में एक अनुमान है। अब विद्यार्थी तबुला रस का मतलब क्या होता है? एक कह सकते हैं गीली मिट्टी का लोंदा, या फिर कह सकते हैं खाली कैनवस, या फिर बोलते हैं खाली स्लेट बोल सकते हैं, कि बच्चे उसके समान होते हैं, तबुला रस के रूप में होते हैं, कि उन्हें आप जो बताएंगे, जो सिखाएंगे, जो समझाएंगे, बच्चे वही बन जाएंगे। तो ये किसमें, मतलब कौन से बाद में, व्यवहारवाद में, संज्ञानात्मक बाद में, गेस्टाल्ट सिद्धांत में, संरचनावाद, किसमें है ये तबुला रस? तो बात आती है तबुला रस की व्यवहारवाद में, मतलब बिहेवियरिज्म में। और इसके जनक की हमने बात की थी, वो जनक कौन है? जॉन रॉडस वाटसन, मतलब जेबी वाटसन। बट जेबी वाटसन ने तबुला रस की बात नहीं की, ये बात की थी जॉन लॉक ने। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखते हैं बच्चों को छनन प्रक्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा? प्रक्रिया के बारे में बताते हुए व्याख्यान देना, कक्षा चर्चा करना, बोर्ड पर विस्तृत आरेख बनाना, या प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। अब बच्चों को छनन प्रक्रिया के बारे में बताना है तो इसका बेहतर ढंग से प्रदर्शन जो है वो प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है। बाकी आप बोर्ड पर बताएंगे तो वो नहीं हो सकता। कक्षा में चर्चा करके तो आप छनन प्रक्रिया के बारे में बता ही नहीं सकते। मतलब ये वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं कि अगर आप प्रक्रिया का प्रदर्शन करते हैं तो उसका जो मैप है बच्चों के दिमाग में ज्यादा देर तक बना रहता है और बच्चे उस चीज को ज्यादा मतलब बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और उसे अपने जीवन में एनालिसिस भी कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को गुणन सारणी याद करें, मतलब एक पहाड़ा याद कराना है आपको, तो उसको याद कराने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा? कौन सी मेथड सबसे ज्यादा यूजफुल होगी? पहला है शिक्षक पहाड़ों को बोर्ड पर लिखें और बच्चों को नकल करने के लिए कहें। तो ये चीज तो नकल करना मतलब रटना एक तरह से, ये भी नहीं हो सकता। बच्चों को गृह कार्य दें जिसमें उन्हें पहाड़े लिखने हो। तो देखिए बच्चों को गृह कार्य देने का जो उद्देश्य होता है बच्चों में स्व अध्ययन की आदत को विकसित करना होता है। ये चीज नहीं होती कि उनमें रटने की आदत विकसित करें। तीसरा है प्रशिक्षण और अभ्यास। तो किसी हद तक ये हो सकता है, बट चौथा ऑप्शन जब तक नहीं पढ़ेंगे हम इसे नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखें चौथा ऑप्शन क्या कहता है। बच्चों को एक समय सीमा दें जिसके भीतर उन्हें पहाड़े याद करने हो। तो एक लिमिट यानी टाइम दायरे में बच्चों को बांध नहीं सकते, इसलिए प्रशिक्षण और अभ्यास ही हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है सीसी मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना मतलब कंपटीशन को बढ़ावा देता है। दूसरा है सामग्री के छोटे हिस्से पर सीखने की प्रगति की पहचान करता है। तीसरा है उपचारात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है, मतलब डायग्नोस्टिक टाइप की प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है। और गैर शिक्षण योग्यताओं की पहचान करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। तो देखिए सीसी के बारे में यही वाला कथन सही नहीं है कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है, बाकी ये सारी चीजें सही है। गैर शिक्षण योग्यताओं की पहचान भी करता है और उन्हें बढ़ावा भी देता है कि बच्चे किस फील्ड में कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या चीजें हैं। डायग्नोस्टिक टाइप का जो है वो प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है, तो ये भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। इसमें कहा गया है जो वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत है उसने किसकी नींव रखी? डैश डैश की नींव रखी। व्यवहारवाद, मानवतावाद, संरचनावाद और प्रभाव डालने का अनुकूलन सिद्धांत। तो ये जो वाइगोत्स्की का, पियाजे का ये जो सिद्धांत है ये सब किस पे आधारित है? संरचनावाद मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है। और वाइगोत्स्की समझिएगा सामाजिक संरचनावादी हैं और पियाजे, जीन पियाजे जो हैं वो क्या है? वो संज्ञानात्मक संरचनावादी हैं। अंतर इतना है, बाकी हैं दोनों संरचनावाद से ही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तबुला रस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी कि जॉन लॉक ने, ठीक है, जॉन लॉक ने तबुला रस संकल्पना का प्रतिपादन किया। और तबुला रस का मतलब क्या होता है? तबुला रस की बात की गई है वो एक कोरी स्लेट कह सकते हैं, खाली कैनवस कह सकते हैं,
गीली मिट्टी का लोंदा कह सकते हैं कि बच्चे उसके समान होते हैं और जिस तरह से आप जिस आकार में जिस शेप में ढालना चाहें वो उसी तरह से बन जाएंगे। तो ये बात की गई है और व्यवहारवाद में ये बात की गई है। आज की सीरीज का, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, और एक महत्वपूर्ण मैसेज भी आप सभी लोगों के लिए, वो भी आप देखिएगा, सुनिएगा। एक प्राथमिक विद्यालय के एक विद्यार्थी के रूप में समुचित व्यवहार सीखना क्या है? मतलब किस प्रकार का सोशलाइजेशन की बात की गई यहाँ पे, किस प्रकार का सोशलाइजेशन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या रिसोशलाइजेशन है, या एंटीसिपेटरी है? तो देखिए, प्राथमिक सामाजिकता, द्वितीयक सामाजिकता, पुनर्सामाजिकता, अग्रिम सामाजिकता। बात करें अगर सोशलाइजेशन की, तो प्राथमिक एजेंसी क्या होती है? घर होती है, घर होती है, परिवार होती है कह सकते हैं। द्वितीयक एजेंसी क्या होती है? विद्यालय होती है। आस पड़ोस कह सकते हैं, पीयर ग्रुप कह सकते हैं, नियर बाय हॉस्पिटल, जैसे कोई भी अगर आसपास का हॉस्पिटल, अस्पताल कह सकते हैं ना, हो, या कोई और क्षेत्र ऐसा हो जो आसपास हो जहां पे बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो वो द्वितीयक होगा। बट घर और परिवार को क्या माना गया? प्राथमिक। द्वितीयक माना गया है विद्यालय, आस पड़ोस। तो यहाँ पे अगर विद्यालय में बच्चा एक सारे नियम कानून व्यवहार सीख रहा है तो द्वितीयक सामाजिकता का एग्जाम्पल होगा, मतलब सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो रहा है। प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ होगा? बच्चे का घर पर होगा। तो इस तरह से ये सीरीज आपकी ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मबाण के रूप में, रामबाण के रूप में काम करेगी। 25 क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें मैंने फैक्ट्स के रूप में बताई। लगभग यहाँ से 25 से 50 क्वेश्चन आपके रेडी हो गए होंगे अगर आपने केयरफुली वीडियो को ध्यान दिया है तो। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैसेज ये देना था मुझे कि ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और लगभग इसमें 1400 क्वेश्चन की सीरीज है, तो इसे देखना मत भूलिएगा। जब भी कभी यूट्यूब पे सर्च करना हो आपको तो ब्रह्मास्त्र सीरीज बाई शीतल सर सर्च कर सकते हैं, सीडीपी बाई शीतल सर, या हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो को देखते हैं, पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।